हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर 4 द होमकमिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारा है स्टूडेंट्स फटीग से लेकर यूनेनिमसली तक। रेफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होमकमिंग बाय आर.एन. टैगोर। अर्थात ये पंक्तियाँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए पाठ द होम कमिंग से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ए 14 years old मिस्चीवियस बॉय। दीज लाइन्स अर्थात ये पंक्तियाँ डिस्क्राइब अर्थात वर्णन करती हैं द लाइफ ऑफ ए 14 years old 14 साल के एक लड़के के जीवन की, मिस्चीवियस बॉय जो एक शरारती लड़का है। अर्थात इन पंक्तियों में 14 साल के एक शरारती लड़के के जीवन का वर्णन किया गया है, नेम्ड फटीग, जिसका नाम फटीग है। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग फटीग द राइटर टेल्स अस। इंट्रोड्यूसिंग अर्थात परिचय देते हुए, फटीग का परिचय देते हुए द राइटर लेखक टेल्स अस हमें बताता है दैट कि ही वॉज द हेड ऑफ द विलेज बॉयज, कि वह मुखिया था ऑफ द विलेज बॉयज, गांव के लड़कों का। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, वह अलॉन्ग विद अर्थात साथ में, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों की, वह अपने मित्रों के साथ में वाज प्लेइंग ऑन द रिवर बैंक, खेल रहा था। वाज प्लेइंग अर्थात खेल रहा था ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। व्हेन हिज नॉटी माइंड कैप्चर्ड ए न्यू मिस्चीफ, वैन अर्थात जब, हिज नोटी माइंड उसके शरारती मस्तिष्क में, कैप्चर्ड ए न्यू मिस्चीफ एक नई शरारत आई, अर्थात जब उसके शरारती मस्तिष्क को एक नई शरारत सूझी, उस समय वो नदी किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। एंड ही प्लान्ड, और उसने योजना बनाई विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, दैट कि दे ऑल वुड रोल दी हैवी लॉग, कि दे ऑल वे सब वुड रोल लुढ़काएंगे दी हैवी लॉग भारी लट्ठे को, लाइंग एट दी बैंक ऑफ रिवर, जो रिवर बैंक अर्थात नदी के किनारे पर लाइंग अर्थात पड़ा हुआ था। अर्थात खेलते हुए उसके दिमाग में शरारत आई कि वो और उसके मित्र मिलकर नदी किनारे पड़े हुए लट्ठे को लुढ़काएंगे, एंड थ्रो इट इनटू द मड, और उसे कीचड़ में फेंक देंगे। इट वुड बी फनी, यह मज़ेदार होगा, बिकॉज द ओनर ऑफ द लॉग अर्थात लट्ठे का मालिक, वुड बी सरप्राइज्ड चकित होगा, एंड दे वुड इंजॉय द इंसिडेंट, एंड और दे वुड इंजॉय वे आनंद लेंगे द इंसिडेंट इस घटना का, अर्थात लट्ठे के मालिक को परेशान करके वो उसका मजा लेंगे। ऑल ऑफ देम रेडिली एग्रीड, ऑल ऑफ देम वे सब रेडिली तुरंत एग्रीड तैयार हो गए, अर्थात फटीग और उसके मित्र ये खुराफात करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारा है स्टूडेंट्स फटीग वाइप्ड से लेकर एज बिफोर तक। रेफरेंस सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड, लेखक ने वर्णन किया है फटीग्स बिहेवियर, फटीग के व्यवहार का, आफ्टर हिज रफल विद माखन, माखन के साथ उसके झगड़े के बाद फटीग के व्यवहार का वर्णन किया है। व्हेन माखन स्पॉइल्ड द गेम, जब माखन ने खेल खराब कर दिया, अर्थात जब माखन ने खेल खराब कर दिया और फटीग के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसके बाद फटीग के व्यवहार का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द रफल व्हेन माखन स्क्रैच्ड फटीग्स फेस, आफ्टर द रफल झगड़े के बाद, व्हेन जब माखन स्क्रैच्ड फटीग्स फेस, माखन ने फटीग के चेहरे को नोच दिया, किक्ड हिम उसको लाते मारी, एंड वेंट होम क्राइंग और रोते हुए घर गया, फटीग बिकेम सीरियस तो फटीग गंभीर हो गया, ही क्लीन्ड हिज फेस उसने अपना चेहरा साफ किया, एंड सेट ऑन ए संकन बार्ज और एक धसी हुई नाव के, एक छोटी सी धसी हुई नाव के ऊपर बैठ गया। ही स्टार्टेड च्यूइंग ए पीस ऑफ ग्रास, ही स्टार्टेड उसने आरंभ कर दिया, च्यूइंग चबाना, ए पीस ऑफ ग्रास घास का एक टुकड़ा, अर्थात वो बैठा बैठा घास का एक टुकड़ा चबाने लगा। इमर्स्ड इन थॉट्स विचारों में डूबा हुआ,
अर्थात वो बैठकर गंभीर हो गया और बैठकर कुछ सोचने लगा तथा साथ साथ घास का एक टुकड़ा चबाने लगा। जस्ट देन, ठीक उसी समय, ए बोट केम, एक नाव आई, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक मध्यम उम्र का आदमी अर्थात अधेड़ उम्र का आदमी, हु हैड ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टाच, जिसके की पके हुए बाल और काली मूंछें थी, केम टू हिम, उसके पास आया। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति उसके पास आया जिसके बाल अधपके थे और जिसकी मूंछें काली थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटिक केयरलेसली, फटिक ने लापरवाही से, पॉइंटेड, इशारा किया, इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव था, टू अंडरस्टैंड, समझना, वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने किस ओर इशारा किया था। अर्थात फटिक ने लापरवाही से इस प्रकार इशारा करके बताया कि यह समझना असंभव था कि वो किस ओर इशारा कर रहा था। When the stranger asked him again, when, जब, the stranger, अजनबी, जो आने वाला आगंतुक था, asked him again, उसने उससे दोबारा पूछा, he replied rudely, तो उसने रूखेपन से उत्तर दिया, go and find out, जाइए और ढूंढ लीजिए, and continued to move his legs and chewing the grass as before, और पहले की तरह ही continued, जारी रखा, to move his legs, अपने पैर हिलाना, and chewing the grass, और घास चबाना। लापरवाही से उत्तर देने के बाद कि जाओ और ढूंढ लो, वह अपने पैर हिलाता रहा और पहले की तरह घास चबाता रहा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दी नेक्स्ट से लेकर मींट इट तक। रेफरेंस यहाँ पर भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स, इस पैसेज में द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखक वर्णन करता है, हाउ द एटमोसफियर ऑफ फटिक्स होम, हाउ, कैसे, द एटमोसफियर, वातावरण, ऑफ फटिक्स होम, फटिक के घर का, वाज चेंज्ड, बदल गया था। अर्थात इस पैसेज में लेखक ये बताता है कि फटिक के घर का वातावरण कैसे बदल गया था आफ्टर द अराइवल ऑफ हिज अंकल, उसके मामा के आने के बाद। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स। द राइटर टेल्स दैट, लेखक बताता है कि द नेक्स्ट फ्यू डेज दैट पास्ड, कि अगले कुछ दिन, दैट पास्ड, जो बीते, आफ्टर द अराइवल ऑफ फटिक्स मैटरनल अंकल, आफ्टर द अराइवल, आने के बाद, फटिक्स मैटरनल अंकल, फटिक के मामा के। अर्थात लेखक कहता है कि आने वाले कुछ दिन जो फटिक के मामा के आने के बाद बीते, वर फुल ऑफ हैप्पीनेस, वे खुशी से भरे थे। एज देयर वाज नो स्ट्रगल बिटवीन टू ब्रदर्स, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में, बिटवीन टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में, नो स्ट्रगल, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में। अर्थात जब तक फटिक के मामा वहाँ रहे उस दौरान दोनों भाइयों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो दिन काफ़ी अच्छे बीते। वैन फटिक्स अंकल आस्क्ड हिज मदर अबाउट देयर एजुकेशन, वैन, जब, फटिक्स अंकल, फटिक के मामा ने आस्क्ड, पूछा, हिज मदर, उसकी माँ से, अबाउट देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा के बारे में, अर्थात दोनों भाइयों की शिक्षा के बारे में, एंड बिहेवियर, और उन दोनों के व्यवहार के बारे में। फटिक्स मदर प्रेजेंटेड हिम, फटिक की माँ ने प्रेजेंटेड अर्थात प्रस्तुत किया, हिम, उसको, फटिक को, फटिक की माँ ने फटिक को ऐसे प्रस्तुत किया, एज ए परपेचुअल न्यूसेंस, एक लगातार परेशानी का कारण के रूप में। अर्थात फटिक की माँ ने बताया कि फटिक उसके लिए लगातार परेशानी का कारण था, उसको हमेशा तंग करता था। एंड माखन एज ए डिसेंट बॉय, और माखन को किस रूप में प्रस्तुत किया, एक शालीन लड़के के रूप में। अर्थात माखन जो था वो काफ़ी शिष्ट लड़कों में से था, ऐसा फटिक की माँ ने बताया। शी ऑल्सो टोल्ड हर ब्रदर, शी, उसने, ऑल्सो टोल्ड, ये भी बताया, हर ब्रदर, अपने भाई को, दैट, कि शी वॉज अनेबल टू टैकल फटिक, कि वो फटिक को संभालने में असमर्थ थी। ऑन इट, इस पर, फटिक्स अंकल ऑफर्ड, इस पर फटिक के मामा ने प्रस्ताव रखा, ऑफर्ड अर्थात प्रस्ताव रखा, टू टेक फटिक कलकत्ता विद हिम, कि वो फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाएंगे, फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए।
अर्थात जब फटिक के मामा को पता चला कि फटिक की माँ उससे काफ़ी परेशान है, तो फटिक की मामा ने ये प्रस्ताव रखा कि वो पढ़ाई के लिए उसे कलकत्ता ले जाएंगे। हिज मदर एग्रीड टू सेंड हिम। उसकी माँ उसे भेजने के लिए तैयार हो गई। एंड व्हेन फटिक केम टू नो इट, और जब फटिक को इसके बारे में पता चला, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, वह भी बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, इन दिस वर्ल्ड से लेकर वेरी एग्जिस्टेंस तक। रेफरेंस यहाँ भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देखिए, हियर द राइटर प्रेजेंट्स, यहाँ पर लेखक प्रस्तुत करता है ए साइकोलॉजिकल व्यू, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, अबाउट द फीलिंग्स ऑफ ए टीनेजर बॉय, अबाउट द फीलिंग्स के विषय अर्थात भावनाओं के विषय में, ऑफ ए टीनेजर बॉय, एक किशोर लड़के की। अर्थात यहाँ पर लेखक एक किशोर लड़के की भावनाओं के विषय में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अर्थात एक किशोर लड़के को समझने का प्रयास करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस पैसेज द राइटर सेज, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में लेखक कहता है, द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट कि द टीन एज स्पेशली द एज ऑफ 14, कि किशोरावस्था और स्पेशली विशेष रूप से द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था, इज ए वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की एक बहुत ही जटिल अवस्था है। ए बॉय ऑफ दिस एज, इस आयु का एक लड़का, इज कंसिडर्ड नाइदर गॉर्जियस नॉर यूजफुल, इस आयु के लड़के को ना तो गॉर्जियस अर्थात सुंदर आकर्षक माना जाता है, नॉर यूजफुल, और ना ही उसे किसी काम का समझा जाता है, अर्थात ना तो वो देखने में सुंदर होता है और ना उपयोगी होता है। इट इज़ नॉट गुड टू शो लव ऑन हिम, इट इज़ नॉट गुड, यह अच्छा नहीं माना जाता, टू शो दिखाना, दर्शाना, लव ऑन हिम, उस पर प्रेम, अर्थात उसके प्रति प्रेम दर्शाने को अच्छा नहीं समझा जाता, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ एज्यूम्ड, यह माना जाता है, दैट दिस लव वुड स्पॉइल द बॉय, यह माना जाता है दैट कि दिस लव, यह प्यार, वुड स्पॉइल द बॉय, लड़के को खराब कर देगा, अर्थात ये माना जाता है कि अगर किशोरावस्था में उसको ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाएंगे तो लड़का बिगड़ जाएगा। इफ़ ही स्पीक्स इन ए चाइल्डिश वे, इफ़ यदि ही स्पीक्स, वह बोलता है, इन ए चाइल्डिश वे, बच्चों की तरह से, ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, तो उसे बच्चा कहकर चिढ़ाया जाता है कि अब तुम बच्चे थोड़े रहे हो जो ऐसे बोल रहे हो। एंड इफ़ ही बिहेव्स इन ए ग्रोन अप वे, और यदि ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, इन ए ग्रोन अप वे, बड़ों की तरह, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे उसकी धृष्टता माना जाता है, अर्थात उसे कहा जाता है कि क्या तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, इतने बड़े हो गए हो क्या। ही डज नॉट लुक अट्रैक्टिव, वह आकर्षक भी नहीं दिखता, एट दिस ग्रोइंग एज, इस बढ़ती उम्र में, अर्थात बढ़ती उम्र में उसके चेहरे का आकार प्रकार इस प्रकार से बदलता है कि वो आकर्षक नहीं दिखाई देता। हिज फेस लुक्स एंगुलर, उसका चेहरा जो है वो कोणीय दिखाई देता है, एंड अगली, और इसलिए थोड़ा भद्दा लगता है। हिज हाइट ग्रोज फास्ट, उसकी ऊंचाई अर्थात उसकी जो लंबाई होती है वो तेज़ी से बढ़ती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम शॉर्ट फॉर हिम, और उसके कपड़े जो हैं वो उसके लिए छोटे हो जाते हैं, अर्थात जल्दी जल्दी कपड़े छोटे होते जाते हैं। हिज वॉइस बिकम्स रफ, उसकी आवाज़ थोड़ी सी कर्कश हो जाती है, अर्थात वो उतनी मधुर नहीं रहती जितनी बचपन में थी। इट ब्रेक्स एंड शिवर्स, और उसकी आवाज़ में एक तरह से थोड़ा सा कंपकपी आ जाती है और आवाज़ थोड़ी सुनने में कर्कश और बेसुरी लगती है। दैट्स वाई द बॉय बिकम्स शाई, दैट्स वाई, यही कारण है कि लड़का जो है बिकम शाई, वो थोड़ा सा शर्मीला हो जाता है। एंड समटाइम्स इट सीम्स, एंड समटाइम्स, और कभी कभी इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट ही इज अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि ही इज अशेम्ड, कि वो शर्मिंदा है, ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व पर ही, अर्थात कई बार ऐसा लगता है कि वो खुद से ही शर्मिंदा रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ और एक्सप्लेनेशंस देखेंगे।
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक